दोस्तों पिछले 40 दिन में इंडिया ने बाहर से कुछ 20 बिलियन डॉलर्स मंगवाए हैं और ये हेडलाइंस में गुड न्यूज़ हमें बताई जा रही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक्चुअली छुपा क्या है, क्योंकि ये पैसा इंडिया का है ही नहीं। ये उधार का पैसा है और आपको पता है कि उधार का पैसा हमेशा वापस करना पड़ता है। तो पहले समझते हैं कि बीमारी क्या है। रुपया रिकॉर्ड लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्रूड महंगा है और इंडिया अपना ज्यादातर जो तेल है वो इंपोर्ट करता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये भी नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो नेट एफडीआई है, मतलब वो फॉरेन पैसा जो फैक्ट्री लगाने, कंपनी खरीदने और लंबे टाइम के लिए इंडिया में रुकता है, जो कुछ साल पहले 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, आज वो प्रैक्टिकली जीरो के आसपास चल रहा है। लोग पैसा तो ला रहे हैं लेकिन उतना ही पैसा प्रॉफिट के रूप में लेकर एग्जिट भी कर रहे हैं। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो गैप है वो इस साल 50 बिलियन डॉलर तक एस्टिमेट किया गया है। ये एक बीमारी है और अब देखते हैं कि इसके लिए क्या दवाई दी गई है। जून के पहले हफ्ते में सेंट्रल बैंक ने एक पैकेज निकाला जिसमें सबसे बड़ा पार्ट था एफसी-एनआरबी स्वैप विंडो का। सिंपल भाषा में एनआरआई अपने डॉलर्स इंडियन बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं और बैंक को वो डॉलर रुपए में बदलने पड़ते हैं लेंडिंग के लिए और 3 साल बाद वापस डॉलर में बदल के उन्हें वापस करना पड़ता है। बीच में रुपया गिर गया तो लॉस बैंक का। इसलिए बैंक हेज करता है और हेजिंग की कॉस्ट होती है लगभग 2 से 3% सालाना। वही कॉस्ट डिपॉजिट रेट को दबा देती है, जिससे अभी तक ये रेट एनआरआई को अनअट्रैक्टिव लग रहे थे और वो पैसा इंडियन बैंक्स में नहीं रख रहे थे। लेकिन इस बार सेंट्रल बैंक ने कुछ अलग कहा कि हेजिंग का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। बैंक्स आज एक फिक्स एक्सचेंज रेट पे डॉलर बेचकर रुपया ले सकते हैं और 3 साल बाद उसी एक्सचेंज रेट पे डॉलर वापस खरीद सकते हैं। और इन 3 सालों में अगर रुपया और गिर जाता है तो वो सारा लॉस आरबीआई खुद उठाएगा, यानी बैंक के लिए जीरो करेंसी रिस्क। ऊपर से जो सीआरआर जो एसएलआर है उसकी छूट है, मतलब एनआरआई डिपॉजिट का हर रुपया लेंड किया जा सकता है, कोई भी डिपॉजिट का हिस्सा साइड रखने की जरूरत नहीं है। और इसकी वजह से जो डॉलर डिपॉजिट पहले 3 से 4% देता था वो अब 6 से 7% दे रहा है। अमेरिका में आपको इतना नहीं मिलता, इसलिए पैसा भारत में आ रहा है। 17 जुलाई तक का डेटा में बता रहा है कि 20.7 बिलियन डॉलर्स आए हैं, जिसमें 17.4 बिलियन डॉलर्स एनआरआई डिपॉजिट से आए और बाकी 3.3 बिलियन डॉलर्स कंपनी की फॉरेन बोरोइंग से। अब कंपेयर करते हैं 2013 से, जब इंडिया का टेपर टैंट्रम वाला क्राइसिस चल रहा था। यानी 2013 में जब यूएस के सेंट्रल बैंक्स ने मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम करने की बात करी थी, उस टाइम भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे थे, जिससे रुपया गिर रहा था। और तब 7 हफ्ते में सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स आए थे, यानी इस बार स्पीड लगभग डबल है। 2013 में पूरे प्रोग्राम में 34 बिलियन डॉलर्स आए थे और इस बार मार्केट 50 से 70 बिलियन डॉलर्स एक्सपेक्ट कर रही है और विंडो सितंबर 30 तक खुली है। नंबर्स के हिसाब से तो ये स्कीम हिट लगती है। अब मैं आपको वो बताता हूं जो किसी हेडलाइन में नहीं आ रहा। हर फॉरेन डॉलर बराबर नहीं होता दोस्तों, इसमें भी क्वालिटी लैडर होती है। सबसे ऊपर है आपका एफडीआई, यानी जो पैसा इक्विटीज में आता है, फैक्ट्रीज के लिए आता है और प्लांट सेटअप करने के लिए आता है और इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, कोई ईएमआई नहीं देना पड़ता। ये सबसे बढ़िया पैसा होता है और यही इंडिया का सबसे कमजोर पॉइंट बन चुका है। उसके नीचे आता है एफपीआई, जो स्टॉक और बॉन्ड मार्केट वाले फॉरेन पैसे हैं, जिसे हॉट मनी कहते हैं। आज है कल फेड की कोई नई स्टेटमेंट आई जो नेगेटिव है तो ये पैसा नहीं है। उसके नीचे एनआरआई डिपॉजिट जो अभी आ रहा है, ये इक्विटी नहीं है बल्कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट है। 3 से 5 साल की इसकी मैच्योरिटी है, डॉलर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा और डॉलर में रीपेमेंट होगी और जितना रुपया गिरेगा उतना ही महंगा ये रीपेमेंट होगा रुपीस टर्म में। और सबसे नीचे है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और ट्रेड क्रेडिट, यानी कंपनीज का शॉर्ट से मीडियम टर्म का फॉरेन लोन। अब पूरी पिक्चर देखते हैं। इंडिया का सबसे अच्छा सबसे स्टिकी पैसा जो एफडीआई है वो सूख गया है और उस गैप को भरा जा रहा है लैडर के सबसे नीचे वाले पैसे से। रिजर्व्स बढ़ेंगे, इससे हेडलाइंस अच्छी लगेंगी और साथ में हमारा एक्सटर्नल डेट भी बढ़ेगा। ये सिर्फ बैलेंस शीट पर अच्छा दिखता है लेकिन क्वालिटी इसकी बिल्कुल रद्दी है और ये कहानी हम पहले देख चुके हैं। 2013 में ऐसा ही कुछ किया गया था लेकिन एक अलग डिजाइन के साथ। डिजाइन ये था कि 2013 में बैंक्स को डॉलर हेज करने के लिए बस 3.5% फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है और बाकी एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो पूरा का पूरा आरबीआई उठाता है। और 2013 में 34 बिलियन डॉलर्स आए थे और रुपया संभल गया था। लेकिन फिर 2016-17 आया जब ये 34 बिलियन डॉलर्स वापस लौटाने का टाइम आया और सेंट्रल बैंक को महीनों लगे इसको मैनेज करने में, ताकि इस लौटाने के चक्कर में मार्केट ना हिले। और आज भी जो पैसा आ रहा है वो 2029 से लेकर 31 के बीच में फिर प्रॉब्लम बनेगा। अभी तो ताली बज जाएंगी लेकिन मैं पूछता हूं कि उस टाइम पे ताली कौन बजाएगा। 2 और चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं, जो है पहली, ये एफसीएनआरबी की स्कीम है वो फ्री नहीं है। हेजिंग कॉस्ट हम उठाएंगे का मतलब है सेंट्रल बैंक अपनी बैलेंस शीट पे ही फॉरवर्ड प्रीमियम का बोझ उठा रहा है 20 बिलियन पे। 2 से 3% मिनिमम का बोझ 3 साल के लिए। ये एक सब्सिडी है जो रुपया को बचाने के
के लिए यूज हो रही है, बस बजट डॉक्यूमेंट में लाइन आइटम बन के नहीं आती। दूसरी, गिफ्ट सिटी ब्रांचेस के थ्रू कुछ बैंक्स एचएनआई और एनआरआई क्लाइंट्स को इन्हीं डिपॉजिट पर 9 गुना लेवरेज दे रहे हैं। मतलब वो क्लाइंट से सेविंग नहीं कर रहा बल्कि एक कैरी ट्रेड चला रहा है, यानी सस्ता डॉलर उधार लो और इंडिया में 7% वाले डिपॉजिट में लगा दो और करेंसी रिस्क तो वो तो आरबीआई उठा ही रहा है। ये स्मार्ट ट्रेड है, लेकिन ये एनआरआई का अपने देश पर भरोसा है वाली स्टोरी बिल्कुल नहीं है। ये एक आर्बिट्राज है और वो तब तक ही काम करता है जब तक ये प्रॉफिटेबल हो। और एक छोटी सी बात, रिजर्व्स हाल फिलहाल में तो गिर रहे हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ गोल्ड के दाम गिरने की वजह से वैल्यूएशन लॉस में दिख रहा है। रिजर्व्स का नंबर उतना सच नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि ये गलत डिसीजन है, ये एक्चुअली स्मार्ट क्राइसिस मैनेजमेंट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए बिना, ग्रोथ को मारे बिना रुपया को सपोर्ट दिया जा रहा है। पेन किलर लेना बिल्कुल गलत बात नहीं होती, पर फ्रैक्चर के साथ क्रिकेट खेल लेना वो गलत होता है। सवाल ये है कि ये स्कीम इंडिया को 2 से 3 साल तो खरीद के दे रहा है, लेकिन उस टाइम में हो क्या रहा है? क्या एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव बन रहे हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई वापस आ रहा है? क्या एनर्जी इंपोर्ट बिल कम हो रहा है? क्योंकि अगर अगले 3 साल में ये काम नहीं हुआ तो 2030 में हम ये वीडियो दोबारा बनाएंगे, बस नंबर 20 बिलियन की जगह 60 बिलियन होगा। पेन किलर तब तक ठीक है जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, प्रॉब्लम तब होती है जब पेन किलर ही इलाज बन जाए। अगर ये समझ आया हो तो सेव कर लेना, सितंबर के एंड में फाइनल नंबर्स आएंगे, तब इसका पार्ट 2 हम जरूर बनाएंगे और कमेंट्स में जरूर बताना आपके हिसाब से इंडिया की असली प्रॉब्लम करेंसी है या फिर एफडीआई। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे अवेयर, जय हिंद।